कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा है? ये जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये लकीरें, ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं। कैसे कोई राज्य बन जाता है, किसी का नाम बदल जाता है या कोई दो हिस्सों में बंट जाता है। ये सब कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। इन सारे कैसे और क्यों का जवाब एक ही जगह मिलता है, भारत के संविधान में। यही वो रूल बुक है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा। तो चलिए आज इसी संविधान की गहराइयों में उतरते हैं। हम 4 खास बातों को समझेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ होने का असली मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि हमारी संसद के पास देश के नक्शे को बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत है। इसके बाद राज्यों के बनने की कहानी, खासकर भाषा के आधार पर, और आखिर में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच का वो बड़ा फर्क भी समझे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। हमारा संविधान कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सुनने में तो ये बस एक लाइन लगती है ना, पर यकीन मानिए भारत की पूरी एकता का सार इन्हीं कुछ शब्दों में छिपा है। संविधान का आर्टिकल 1 ये साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब इसके 2 बहुत गहरे मतलब हैं, इन्हें समझना जरूरी है। पहला ये कि हमारा देश अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या डील का नतीजा नहीं है। और दूसरा, जो सबसे अहम है, किसी भी राज्य को इस संघ से, इस परिवार से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब देयर इज नो एग्जिट डोर। और हाँ, यहाँ एक और मजेदार बात है। जब हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यों से होता है। लेकिन जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसमें हमारे सारे राज्य, सारी यूनियन टेरिटरीज और कोई भी ऐसा इलाका जो भारत भविष्य में अधिग्रहित करे, वो सब शामिल होता है। चलिए अब बात करते हैं उस पावर की जो हमारे संविधान को बहुत यूनिक बनाती है। यह है हमारी संसद की वो ताकत जिसके दम पर वो भारत के अंदर का पॉलिटिकल मैप जब चाहें फिर से ड्रॉ कर सकती है। इस एक लाइन में आप समझिए पूरा सार छिपा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, हमारा देश भारत हमेशा एक रहेगा, वो अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल। यानी संसद उनकी सीमाएं बदल सकती है, उनका नाम बदल सकती है या 2 राज्यों को मिलाकर एक भी कर सकती है। इस अंतर को समझने के लिए अमेरिका से तुलना करना सबसे अच्छा है। देखिए, भारत में हमारी संसद किसी भी राज्य की सहमति के बिना उसकी बाउंड्री बदल सकती है, लेकिन अमेरिका में वहां फेडरल गवर्नमेंट किसी भी राज्य की मर्जी के बिना उसकी सीमाओं को छू भी नहीं सकती। बस यही है फर्क, हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं और अमेरिका में इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश पर एक बिल लाया जाता है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को संबंधित राज्य के पास भेजते हैं, सिर्फ उनकी राय जानने के लिए। और यहीं पर है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राज्य की विधानसभा चाहे हाँ बोले या ना, उनकी राय मानना या ना मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। आखिरी फैसला संसद का ही होता है। लेकिन हाँ, इस जबरदस्त पावर की एक लिमिट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि संसद देश के अंदर तो ये सारे बदलाव कर सकती है, लेकिन अगर भारत की जमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो तो वो एक साधारण कानून से नहीं हो सकता। उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। जैसे 2015 में बांग्लादेश के साथ जमीन की अदला बदली के लिए 100वां संशोधन किया गया था। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में ये पावर इस्तेमाल कैसे हुई है? चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक भारत का नक्शा कैसे बदला और इसमें भाषा का कितना बड़ा रोल रहा। देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत तेज थी, पर शुरुआत में सरकार इसके हक में नहीं थी। 1948 का धर कमीशन हो या 1949 की जेवीपी कमेटी, दोनों ने ही इस आइडिया को खारिज कर दिया। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। पोटी श्रीरामुलु के 56 दिन के अनशन और उनकी मृत्यु के बाद सरकार पर भारी दबाव बना और 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। बस यहीं से रास्ता खुल गया और 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने भारत के नक्शे को एक नई शक्ल दे दी। तो 1956 के इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नया भारत, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये उस दौर के भारत की एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल तस्वीर थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1956 तो बस एक पड़ाव था।
नक्शा तो उसके बाद भी लगातार बदलता रहा। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने, 1966 में पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़ अलग हुए, और ये सिलसिला चलता रहा। 2000 में 3 नए राज्य बने, 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में हमने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलते हुए देखा। हम इतनी देर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज की बात कर रहे हैं, पर इन दोनों में असल में फर्क क्या है? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में इस पहेली को भी सुलझा लेते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। मोटा मोटा फर्क ये है, राज्यों का केंद्र के साथ एक फेडरल रिश्ता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है। राज्य अपने मामलों में काफी हद तक स्वायत्त हैं, ऑटोनोमस हैं। वहीं दूसरी तरफ यूटीज का रिश्ता यूनिटरी होता है, मतलब उन पर केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल होता है, सारी पावर सेंटर के पास होती है। इसीलिए राज्यों में गवर्नर होते हैं जो राज्य के प्रमुख हैं, और यूटीज में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई जब राज्य हैं ही तो इन यूटीज की जरूरत ही क्या है? असल में इसकी कई वजह हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक तो कुछ सामरिक। जैसे दिल्ली देश की राजधानी है तो जरूरी है कि उस पर केंद्र का सीधा नियंत्रण हो। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप हमारी सुरक्षा के लिहाज से इतने अहम हैं कि उन्हें भी सीधे केंद्र के प्रशासन में रखा गया है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ यूटीज ऐसे भी हैं जो न तो पूरी तरह से राज्य हैं और न ही बाकी यूटीज जैसे। ये हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों में अपनी विधानसभा है, अपना चुना हुआ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी है, लेकिन फिर भी इनकी शक्तियां एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के मुकाबले काफी सीमित होती हैं। और मजेदार बात यह है कि इन तीनों में भी सब एक जैसा नहीं है। जहां पुदुचेरी की विधानसभा स्टेट लिस्ट के लगभग सभी विषयों पर कानून बना सकती है, वहीं दिल्ली की विधानसभा पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन जैसे अहम मामलों पर कानून नहीं बना सकती। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां पब्लिक ऑर्डर और पुलिस राज्य के दायरे से बाहर हैं। ये दिखाता है कि कोई एक फिक्स मॉडल नहीं है, जरूरत के हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है। तो आज हमने देखा कि भारत का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई बदलती हुई चीज है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि खुद को समय और जरूरत के हिसाब से बदलने की हमारे संविधान की ये अनोखी शक्ति आने वाले भारत के लिए क्या मायने रखती है। ये सवाल ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, इसका लचीलापन।